लास्ट टाइम शायद हम लोगों ने जो है आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर एक बार लिया था, दोबारा से कुछ पार्ट हमने रिवाइज़ कर दिए थे, है ना। और कुछ पार्ट जो रिवाइज़ कर दिए थे मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहली चीज़ जो आपने हम कहते हैं पढ़ी हुई थी वो आपने क्या क्या देखा हुआ था हम बता दें। एक तो इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा था। इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन यानी कि चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यही 2-3 बार पढ़ा चुके, लिखा दिख भी रहा होगा पीछे। दूसरा आप देखेंगे करंट की आपने यूनिट और डायमेंशन पढ़नी थी, यूनिट एम्पियर डायमेंशन है, ये आपका काम कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आपने हम कहते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे दी थी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने 2 तरीके से दी थी, और 2 तरह से आपसे कौन सी दी थी, मैंने कहा आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी है, और क्यू बाई टी है आप क्यू 1 कूलॉम रख दें और टाइम आप कितना रख देंगे, आप रख देंगे 1 सेकेंड, तो सिंपल कह दिया जाएगा आपसे इफ़ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट या फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, तो फिर आप इस करंट को कितना लेते हुए चलेंगे, करंट आपकी कहलाने लगेगी 1 एम्पियर। फिर सबसे ख़ास बात जो हमने डिस्कस की थी वो आपसे डिस्कस किया था कि 1 कूलॉम चार्ज का मतलब होते हैं आपके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ 1 कूलॉम चार्ज फ्लोन कह रहे हैं वहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि 6.25 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, देन आप इस करंट को क्या कहते हो जाएंगे 1 एम्पियर। तो ये तो जनरली आपको क्लियर था, बाकी मैंने इसलिए शीट भेज दी है कि आप आराम से इन सारे टॉपिक्स को मज़े से एक फेयर कॉपी बनाते हैं, नोट करते हैं। परंपरा जो अपनी है वो क्या कहेगी कि यहाँ पर हम इन शॉर्ट मेन चीज़ें लिखते हुए जाएंगे, पर्टिकुलर डेरिवेशन और क्वेश्चन। अब जैसे ये थ्योरी है, अब ये बोल बोल के लिखाने का हमने कोई सेंस नहीं है, इसको अपन समझ लेंगे, एक बार आप उसको आराम से घर पे लिख सकते हैं। कोई इसमें हम कहते हैं अब 12th वाले हो, कोई शंका है, डाउट हो तो बताओ, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर दी थी। डायरेक्शन ऑफ करंट हमने क्या लिया था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आप कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और एक खास बात कही थी कि आपका मेटेलिक कंडक्टर्स में जो चार्ज आता है दैट इज़ ड्यू टू दी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट वो आपका कैसा आ जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हैं मज़े से। देन एक आता था चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चार्ज का सिंपल आंसर होगा हमारा 0। और सिंपल आंसर 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर आप एक कोई भी कंडक्टर लिए हैं और कंडक्टर में आपके लिए सीधा नॉन यूनिफॉर्म ही बना लेता हूँ एक ही बार में, उससे अपने 2-3 से एक साथ क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा अगर मान चले अपने पास कोई ऐसा कंडक्टर है, अगर ध्यान देखना है सिंपल रखा हुआ है, तो आपको मालूम है एटम्स से मिल के बना होगा, और एटम्स में आपसे कह रहे थे हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, कंटेनिंग एज मच एज नेगेटिवली चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स एज मच एज पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, या हम कहते हैं फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही नेगेटिव आयंस होंगे, कन्फर्म है। नेट ओवरऑल चार्ज कितना होगा 0। हाँ, बाय द वे कोई कहता है देन व्हाट विल हैपन इफ द करंट फ्लोज थ्रू इट, तो मैंने कहा था करंट फ्लो करेगी तो फ्लो मीन्स कुछ चार्ज इसमें से आएगा और कुछ चार्ज आएगा, और ये मैंने कहा था दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन द लास्ट ईयर। पानी के पाइप से समझाते थे कि जितना पानी का वॉल्यूम एक साइड से एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल इमर्ज आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑल्सो, टोटल वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज एंटर करेगा पर सेकंड उतना ही चार्ज आपका बाहर भी जा रहा होगा ना। अभी आप देखेंगे नेट जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट कहीं से कहीं तक हो तो मुझे बताएं, नहीं हाँ या ना बताते चलना। और जो ऑनलाइन बैठे हैं वो मुझे बताएं, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं थी ना, बोलो बाल को फटाक से। नहीं, ठीक है। चलें, इसके बाद मैंने कहा था आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएंगे टाइप्स ऑफ करंट, एसी और डीसी। एसी और डीसी याद नहीं कि भूल गए, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग कहा था, बिल्कुल ठीक, बढ़िया, नो डाउट, गुड वन। ऑल्टरनेटिंग करंट आपसे क्या कहा था, जिसके मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कम होगा, और मैंने कहा था एज वेल एज द डायरेक्शन, दोनों चेंज होंगे टाइम के साथ। ऑल्टरनेटिंग या रेकरिंग मेथड में बार बार आपका पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा, और सबसे ख़ास बात आप देखेंगे आपकी वैल्यूज़ भी बराबर एक दूसरे को रिपीट करती हुई जाएंगी आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल, इसीलिए आप इसे क्या कह देते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट।
फिर बारी आ रही थी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है डायरेक्शनल करंट। अच्छा, डायरेक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है, डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा या मान के चलते हैं, लेकिन वैल्यू की गारंटी नहीं है। और वैल्यू की गारंटी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट करंट दो टाइप की हो जाएगी। एक आपके लिए कहलाएगी स्टेडी डीसी। स्टेडी डीसी में तो नज़र आ रहा होगा पूरी करंट पॉजिटिव पार्ट में बनाई गई, यानी कि मान के चलो डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है। और साथ साथ देखो ध्यान से, ग्राफ पैरेलल है, यानी हर सेकंड इसकी वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम है, मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। एग्जांपल मैं कह दूं, सेल या बैटरी से मिलने वाली करंट, अगर लास्ट के क्षण छोड़ दो, लास्ट वाले कौन से, डिस्चार्जिंग वाले, बोले गई 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 और बैठ गई, वो छोड़ देना, बाकी पूरे टाइम आपकी करंट कैसी रहेगी, कांस्टेंट। इसके बजाय अगर आप डायनेमो या जनरेटर से मिलने वाली करंट को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ध्यान जाएगा डायनेमो या जनरेटर की करंट की वैल्यू भी बदलती है। ऐसी डीसी का डायरेक्शन तो कांस्टेंट कर लोगे, यानी सेम कर लोगे, लेकिन मैग्नीट्यूड आप सेम नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये कहलाती है एज द नेम वेरिएबल डीसी। और वेरिएबल डीसी से मतलब समझ में आ ही रहा होगा, डीसी है पर वेरिएबल है, कहीं कम हो रही है कहीं ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ तक कोई डाउट बहुत बड़ा नहीं, ठीक। हाँ, दो छोटे छोटे नाम आते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्ट करना हो तो क्या लगाओगे, एसी टू डीसी कन्वर्ट करना हो तो आप रेक्टिफायर लगाएंगे। मैंने कहा था रेक्टिफायर आपको कहीं नहीं, अपने घर में कहाँ मिल जाएगा देखने को, है चार्जर में, मोबाइल चार्जर में आपका हो जाता है। सही कह रहे हैं, ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। उल्टा डीसी टू एसी कन्वर्ट कहाँ चलेगा, तो अभी अपन जो डीसी टू एसी कन्वर्जन उसी की दया पे चल रहे हैं, इसीलिए मुझे पसीना आ रहा है ना। हाँ और ये डीसी टू एसी कन्वर्जन अगर बंद हो गया तो अपनी क्लास भी बंद हो जाएगी। बढ़िया। देन इस बार ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज पे था। एक तो करंट वैसे ही मालूम है, चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो चार्ज पर यूनिट टाइम, ये सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिर एक आता था करंट ड्यू टू द सर्कुलेटरी मोशन। और सर्कुलेटरी मोशन का अगर आप करंट उठाएंगे तो सर्कुलेटरी मोशन में ध्यान देखना एक खास बात आएगी। वो क्या खास बात आएगी, सर्कुलेटरी मोशन में आप कहीं नहीं जाते, लौट के वहीं आ जाते हैं। और लौट के वहीं आ जाते हैं तो इस केस में अगर चार्ज आपका करंट निकाल रहा है तो यहाँ जो अपन टाइम कहते हैं, इन केस ऑफ द सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, इन सारे मोशन में आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे आप दोबारा होते हैं। तो इसलिए यहाँ टाइम नहीं आता, यहाँ आता है, होता टाइम ही है पर नाउ इट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। अब सवाल बना टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड तो मालूम है, टाइम बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस देखोगे तो एक चक्कर में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, स्पीड मैंने कहा आपकी हो गई v। कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा, सिंपली कह दिया जाए QV अपॉन 2πr। ये भी जनरली आपको क्लियर था, एक छोटे मोटे का मैंने कहा ऐसे ट्रांसलेशन जो जनरली कहीं कोई अटकता है, अरे बोले सर्कुलर मोशन दिया था करंट तो समझ में आई नहीं। फिर फर्दर आप बढ़ेंगे तो इसके बाद आपसे मैंने कहा था करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स। करंट कैरियर या चार्ज कैरियर कौन होंगे, सिंपली ऐसे पार्टिकल जो चार्ज या करंट को कैरी करेंगे। तो फिर एक सवाल बना, चार्ज या करंट को कैरी करेंगे, ये समस्या कहाँ से आ गई, ये समस्या यहाँ से आ गई कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में एक खास चीज़ पढ़ी थी और वो हमने पढ़ा था चार्ज इज़ एसोसिएटेड विद मास ऑलवेज। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सो दीज आर द साउंड वेव्स, जो हमारे पास लाइट आ रही है दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब वेव्स हैं। लेकिन अगर चार्ज यहाँ से वहाँ तक जा रहा है तो चार्ज वेव नहीं होती, चार्ज क्या होता है, इट इज़ मटेरियल और सम मास। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी ना किसी पॉजिटिवली या नेगेटिवली पार्टिकल से ही अटैच होंगे। तो ऐसा पार्टिकल जो आपके पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएगा या नेगेटिव को लेके आएगा उसे आपका कह देंगे करंट कैरियर या चार्ज कैरियर। और ध्यान देखेंगे इनमें से कईयों की चर्चा हम पिछले टर्न्स पे लगातार और अदर सब्जेक्ट्स में ही करते रहते हैं, जैसे सॉलिड्स या मेटल। सॉलिड्स या मेटल सबको मालूम है, सॉलिड्स या मेटल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा वर्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी में हर दूसरे दिन सुनने को मिल जाता है। सही कह रहा हूँ ना, हमेशा से पढ़ते आए मेटल्स गुड कंडक्टर हैं बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इनका तो हमें वैसे ही मालूम है कि आपके सॉलिड्स के कौन होंगे, तो ये होंगे करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरे नंबर पे आते हैं लिक्विड्स। और लिक्विड्स आपको याद होंगे, लिक्विड्स को हम क्या कहते हुए जाते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स। और फिर याद दिला दूँ इलेक्ट्रोलाइट्स 10th की केमिस्ट्री में लेके जाऊँगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं।
इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता था जो डिसोशिएट हो जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, कैटायंस एंड एनायंस। एग्जाम्पल सारे एसिड हो सकते हैं, सारे बेस हो सकते हैं और दुनिया के ज़्यादातर सॉल्ट हो सकते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिक सॉल्ट छोड़ देंगे, बाकी तो सब आपको ध्यान आयनिक होते हैं। तो इसका मतलब है इन सब में आप देखेंगे, अगर मैं कह रहा हूँ 2 आयंस होंगे, वो तुम्हें याद ही है कि एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड वाला फिगर कब से पढ़ते आ रहे होगे, जिंदगी हो गई होगी। नॉर्मल है, कुछ आयन इधर भागेंगे कुछ उधर भागेंगे, तो मतलब इन्हीं का फ्लो क्या हो रहा है, दैट इज़ द करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल क्लियर है। इनमें कौन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तीसरे नंबर पे आती हैं गैसेज। और ये हमने कहा कोई ज़रूरी नहीं कि लिख के ही रटा जाए, वैसे भी सुन के भी याद रहता है, और लिख तो खैर आप अपनी कॉपी में लेंगे ही, है ना, रेफरेंस के लिए। गैसेज में मैं याद दिला दूंगा, गैसेज में 9th क्लास से जहाँ या 11th में आप स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो एक ही नाम आता है और वो आता है थॉमसन। और थॉमसन का एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब लेके आता है, एक एनोड लगाएं एक कैथोड लगाएं, गैस को कहता है आप लो प्रेशर पे कर दें, और उसके बाद कहता है यहाँ से यहाँ तक आप जो है छोटा मोटा नहीं 10,000 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, शायद 2000 ही रह गया है, कोई बात नहीं, इसको जीरो कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है। 20,000 वोल्ट का आप पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाई कर दें। जैसे ही करेंगे आपको ध्यान होगा ये ट्यूब कहलाती है डिस्चार्ज ट्यूब, घटना कहलाती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और कहा क्या जाता है जो आपकी गैसेज हैं स्प्लिट हो जाती हैं इन फॉर्म ऑफ आयंस। और वीडियो पॉज हो रही है। यस सर, बहुत ज्यादा हो रही है। आप क्या बोल रहे थे पता ही नहीं चलता। अच्छा ऐसा, 1 मिनट देख लेते हैं। आप देख जरा, अभी हो रही है क्या? चलो अब देखना, अब पता चलेगा अभी कैसे कह सकता हूँ। सभी का पॉज हो रहा है कि चेक कर लेना, कोई ऐसा हो सकता है एक आध कोई वायर हिल जाते हैं ना कई बार। अभी हाल एक बार और टाइटिंग कर देते हैं। एक बार में रोबोट जैसी फीलिंग आने लगती है अपने मन में, है ना, तारों से घिरा हुआ आदमी। चलें देखिएगा, और अगर हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आए देखिएगा दोबारा एक बार में चेक कीजिएगा, फिर मुझे बताना, है ना। अच्छा, अभी तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा था, वैसे ही कुछ खास ऐसी नहीं भाई। हमने कहा यहाँ से करंट कैरियर से आप चेक कर सकते हैं। करंट कैरियर में रिपीट कर देता हूँ, हमने कहा था ऐसे पार्टिकल्स जो आपके चार्ज कैरी ओवर करेंगे, चार्ज लेके चलेंगे, वो चार्ज कैरियर या करंट कैरियर कहलाएंगे। बात मैं आपसे ऐसी करती हुई जा रहा था कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास ऑलवेज, और हमेशा मास के साथ पार्टिकल से एसोसिएट है, तो मतलब चार्ज लेके कोई ना कोई पार्टिकल ही आगे पीछे जाएगा। और जो पार्टिकल्स लेके जाएंगे उनमें से सबसे पहले नाम किसके आएंगे, सॉलिड्स के। ठीक, आप चेक करो, अब तो नहीं हो रहा पॉज? यस सर, हुआ था अभी। और अभी भी हो रहा है, तो फिर बड़ी दिक्कत है। चलो कुछ कम हुआ हो तो देखना, है ना, और नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डिंग पे काम चलाएंगे, उसमें क्या है। तो मैंने कहा अगर सॉलिड कंडक्टर्स हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको कौन मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे करंट कैरियर्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे नंबर पे जहाँ हम लिक्विड्स की चर्चा कर रहे थे, लिक्विड्स में मैंने कहा आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट हम किन्हें कहते हुए जाते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनायंस और कैटायंस से मिलके बने होंगे। जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डेफिनेटली जो भी आपका मूवमेंट है वो किसका होगा, चार्ज पार्टिकल्स यानी आयंस का। तीसरे नंबर पे मैंने गैसेज ली थी। गैसेज के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट ये याद दिलाया था जो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट आपसे क्या कहता है, हो जाता है कि लो प्रेशर पे आप एनोड कैथोड के बीच में 20,000 वोल्ट अप्लाई करें, और 20,000 वोल्ट अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, गैसेज आयोनाइज होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ और आपके पॉजिटिव आयंस एक साइड जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क हो सकता है थोड़ा दिक्कत दे रहा हो, चलने दो, 15-10-5 मिनट देखेंगे, है ना। और इसमें जब आप जाएंगे, जो मैंने कहा अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स और इस तरफ जाएंगे तो आपको ये भी याद आएगा, एक साइड जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स,
ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए कहलाते थे कैथोड रेज, और जो पॉजिटिव आयंस जाते थे दूसरी साइड वो आपके लिए कहलाते थे पॉजिटिव आयंस, यानी कि पॉजिटिव रेज, या फिर हमने कहा कैनाल रेज, या अनदर नेम वाज टनल रेज। दूसरा एक सेमीकंडक्टर है, इसको भी फिलहाल याद रखिएगा कुछ दिनों। कैरियर्स आर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे फिलहाल याद क्यों रखें, उसका मैं कारण बताता हूँ। सेमीकंडक्टर हमारा एक पूरा टॉपिक है, चैप्टर, हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। नहीं आप पहला सवाल यही पूछेंगे सेमीकंडक्टर क्या है, बोले फिर इसमें होल क्या है, तो मैंने कहा इन सब के जवाब इकट्ठा दे देंगे ना, तो अभी फ़िलहाल आप याद रखने के तौर पे चल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने कहा यहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे आपके, ज़रा ऐसा चेक करें। ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों ने कर लिया था लास्ट राउंड पे, ये वाला कंप्लीट कर लिया था, dq/dt करके आपका हुआ था, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लिए थे बस, तो बढ़िया, तीनों देखते जाते हैं एक एक करके। सेकंड वन आपका ये था, ये तो बहुत सिंपल था, इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, व्हाट इज़ द करंट। तो करंट मैंने कहा था, एक बार हल्का सा याद दिला देता हूँ, Q/T लिया था, और Q/T इज इक्वल्स टू कितना ले लिया था, NE/T, हम लास्ट राउंड में कर चुके हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए थे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर सेकंड, यानी ध्यान दें टाइम आपको 1 सेकंड दिया हुआ है। और एक चीज़ कही थी भैया, ये अब आपको याद होना चाहिए, इसका अपने पास कोई उपाय नहीं है। E इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 - 19 सेकेंड, कोई दिक्कत अब इसमें। अब एक थर्ड क्वेश्चन पे आते, द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज 2 माइक्रो एम्पियर। ये आपका पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। 2 माइक्रो एम्पियर मतलब आप ध्यान देखेंगे आपको करंट दिया है 2 माइक्रो एम्पियर। बस ये छोटी छोटी बातें, इनके लिए इन क्वेश्चन को कराया जाता है। ये बार बार प्रैक्टिसाइज कराऊंगा, क्योंकि ये याद रखिएगा फिजिक्स में होने वाली 2 तरह की चीज़ें होंगी, या तो अपराध होंगे। अपराध किन्हें कहते हैं, बोले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी ही नहीं, हमें फॉर्मूले ही नहीं मालूम, तो हम सवाल काहे पे कर लेते, ये अपराध है। दूसरी गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं। अपराधों के लिए बाकायदा बोर्ड बना होता है, उन्हें खुद दंड दे लेता है ना। इसलिए मैंने कहा गलतियों के लिए हम हो सकते हैं। तो मैंने कहा अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफर्ड, और पूछ रहा है इन 5 मिनट। 5 मिनट यानी कि आपको टाइम भी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना था। I बराबर Q/T, I और T का सीधा इंटू हो जाएगा, चाहे Q बराबर IT कर दो, डायरेक्ट याद हो, I और T का इंटू कर दो कि निकल आएगा। देखने लायक बात क्या है, T बराबर 5 मत ले लेना, T बराबर यहाँ पर 300 होगा। और जब 5 और 300 में कन्फ्यूजन हो, तब फिर फिजिक्स याद दिलाऊंगा कि हम लोग 11th से पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। शुरुआती पहली बॉल हमारी जो आती है, ओवर की पहली गेंद का नाम क्या होता है, यूनिट्स। सही कह रहा हूँ ना, फिजिक्स जहाँ शुरू होती है। तो इसलिए जब 5 और 300 की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल साफ बोलेंगे ये 5 मिनट है और ये एक्चुअली 300। इसलिए कहता हूँ जब भी आप पढ़ें तो पूरा नाम पढ़िएगा। करंट कितनी है दी है, 2 नहीं दी, 2 माइक्रो एम्पियर दी है। जब ये पढ़ोगे तभी तो भैया ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो क्या ये क्लियर हैं जनरली? चलो, और बाकी इन बेचारों का वीडियो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हुई कि अभी ये बनी है? ज़्यादा पॉज हो रहा है, कोई बात नहीं। है अब इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज यही है कि हम कराते आते हैं, कुछ देर इंतजार करो, नहीं हो तो फिर दोबारा हम कहते हैं उससे कर लेना, काहे से, लेक्चर से काम चला लेना, है ना। क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल अपने तार तबूरे सब बढ़िया मज़े जुड़े दिख रहे हैं। इसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है जियो की तरफ से। ठीक है, चलो और 5-7 मिनट देख लो। इसके बाद हम एक नेक्स्ट जा रहे थे, और अगला जो आप चलेंगे, इस गेट को बंद कर देना, मतलब फ़ैन बंद करके, और वो एसी ऑन कर दो। इसके बाद ध्यान देखना, हम एक 4th क्वेश्चन पे आते हैं, और 4th क्वेश्चन था आपका, द करंट थ्रू अ वायर
और फिर मैंने कहा लगातार में क्वेश्चन है, एस सी वर्मा की एक्सरसाइज से ये सारे क्वेश्चन। ये कह रहा है करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एल्फा टी। बहुत ध्यान देखें कि आपको ऐसा समझ में आता है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एल्फा टी। ये जो आपका क्वेश्चन ही एक बार फिर काय पर बेस्ड है, ये फिर इक्वेशन बेस्ड करंट है जो मैं कहता है इसका इलाज कैलकुलस मेथड से होगा, आइदर बाई डिफरेंशिएशन और बाई इंटीग्रेशन। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, जहाँ आपको आई नॉट दिया है, एल्फा दिया हुआ है, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन सेकेंड। आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, और जब चार्ज कैलकुलेट करना है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से उल्टा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने निकाला था, ध्यान देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था आई इज इक्वल्स टू, वहाँ में क्यू दिया था, आई की वैल्यू हमने डिफ्रेंशिएट करके निकाल दी थी। अब आप ज़रा देखें, अब हमें क्यू निकालना है, कोई बात नहीं, हमें मालूम है, जो मैंने कहा आपने जो पढ़ा हुआ है वो इसीलिए पढ़ा है कि आपको मालूम है डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, आई डी टी। और आपको याद होगा लास्ट ईयर से हम हर बार इस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल टॉपिक को बार बार क्यों लेता हूँ, मैं कहता हूँ इसके बिना आपके आधे ज़्यादा काम ठप हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन का दुनिया में एकमात्र इलाज है, एक ही इलाज है, और वो इलाज है इंटीग्रेशन। इसका मतलब आपने रहेगा क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। चलें इतना पार्ट कर दें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। बस एक सेकंड, और थोड़ी हवा मेरे ऊपर आनी चाहिए, मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, उसका देखना उसकी फैन स्पीड वगैरह सही है, नहीं तो उससे रिमोट से सही करना। कर दिया इतना, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। इसका मतलब याद देखना आपका क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, आई की जगह आप कितना रखते हुए जाएंगे, ये होगा आई नॉट प्लस एल्फा टी, और साथ में होगा आपका डी टी। और आप बहुत अच्छे से मालूम है आई नॉट कांस्टेंट है, यानी आप कह देंगे क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएंगे आपके आई नॉट टी और प्लस एल्फा टी, टी की पावर 1। एक्स का इंटीग्रेशन किसी को याद है, एक्स की पावर एन का, एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन बताएं फुर्ती से, जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर। सर जीरो है, अरे डिफरेंशियल बता रहे थे, कुछ भी फांदा धुंध फायर, रोहिणी बोली आज मैं तलवार चलाऊंगी, दाएं बाएं, हाँ सब सही कह रहे हैं, किसी की गर्दन तोड़ेगी है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस 1, और इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। भैया एक सबसे खास बात, इसलिए कहा बिल्कुल मजबूत कर लें, 3 जगह मैं दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर वो मैं कम कहता हूँ, मुझे मालूम है कुछ लोग लास्ट ईयर नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए क्या कह देते हैं, इस साल शुरुआत 3 या 4 टर्न बेटा इसीलिए लिए थे, पहले कह दिया था इनको पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो आगे हमारी जिम्मेदारी धीरे धीरे ओवर होती जाएगी। और याद है पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कई बार इंटीग्रेट करके आपके स्फेरिकल शेल का, स्फीयर का पोटेंशियल, और क्यों वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर इंटीग्रल कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब अगर अब भी आपका इंटीग्रेशन गड़बड़ है तो फिर मैंने कहा यहाँ से वारंटी पीरियड धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। हाँ चले जाएँ, क्या होगा, टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मिल जाता है। बढ़ जाए यहाँ तक, बस हमारा क्वेश्चन ही हो गया भैया, ध्यान से देखो, कर दो यहाँ तक, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। और तुम कहोगे कैसे, तो बताऊँगा ऐसे। नहीं देखा क्वेश्चन, नहीं होता तो होता हुआ देखा, हो गया, कितना आ गया, 300 बिल्कुल हो सकता है। आई नॉट हो रहा 10, टी दिया हुआ था, कहाँ गया टी, अच्छा उसी के नीचे दिया है 10 प्लस एल्फ़ा, एल्फ़ा आपको दिया हुआ था 4, टी स्क्वायर हो जाएगा, चलो 100, 10 का स्क्वायर 100 तो खुद ही कर लो ना, और अपॉन में हो गया आपका 2, यानी कुल मिला के 300 आ जाएगा। और 300 क्या आया है, हाँ सही साइंटिस्ट लाना, उल्टा ही तो मत ले आना, किसी को भी बुला लाए चार्ज निकाल रहे हैं, कूलॉम आएंगे। हो गया सभी का, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन मुझे बताएं ऐसा कहीं से कहीं तक, नहीं, ठीक है। आए तो एक और छोटे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक मज़ेदार सा क्वेश्चन अब क्यू आर मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए।
और क्या कहता है आपसे 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आर फ्लोइंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच। और आगे आपसे कह रहा है देन द करंट विल बी। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो लोग नए हैं, जिन्होंने 11th होते हैं, बेहतर फोकस नहीं होने, एक छोटी सी बात होता है, उन्होंने कहीं मूंगफली खाई है भाई? हाँ ना, तो बताओ। मूंगफली खाते हो तो छिलके समेत खरीदते होगे, मतलब छिलके के भी पैसे दिए जाते हैं। अच्छा एक बात है, जब खाते हो तो दाने खाते हो, छिलका भी चबा जाते हो। हाँ बोले पैसे दिए, खा लो खा लो खा लो। हाँ बोले फ्री में तोड़ना आई है, यानी नहीं करते ना। तो इसलिए मैंने कहा जब भी किसी क्वेश्चन में जाए तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार इसमें फ्री का डाटा होता है, उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि हमेशा हर जगह बताया जाएगा फ्री का डाटा खतरनाक हो सकता है, आपके मोबाइल और आपकी पर्सनल जानकारियाँ हैक हो सकती हैं, है ना। आए देखें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ज़रा देखें क्या दिख रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, टाइम भी दिया है पर सेकेंड। आर फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी चिंता मत करना, इसका क्या करेंगे। कई पूछ सकते हैं ये क्यों दिया है, इसका क्या करूँगा, छिलके हैं भैया, साइड में रख दे। और क्या कह रहा है, देन द करंट। करंट कितनी होगी, करंट आपको मालूम है, करंट होती है Q/T इज इक्वल्स टू हो जाएगी NE/T। एन आपको दिए हैं 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स, और आपको E मालूम ही है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और अपॉन टाइम पर सेकंड कह रहे थे, ज़्यादा होगा तो इतना रख लोगे। देखो कौन सा आंसर है फुर्ती से। बोलो वाल को, आया नहीं आया जरा चेक करो। बी ऑप्शन है, बाकियों का नहीं आया किसी का। शिवा बादल, अरे शिवा बादल को तो बोलने तो बेचारे को भग गया होगा मेरी आवाज़ सुन के अब तक। ठीक है, करते हैं साथ साथ मज़े से, ठीक है। इसीलिए आराम से, मैंने कहा शुरुआत है, आराम से चलेंगे। ठीक कर दिया सभी ने, तो निकाल लोगे यार। इसमें क्या करना था, 10⁻⁶ और ये आपका कितना था, 6 था, 16 था, तो शायद -13 हो रहा है। तो -13 वाला कौन सा है, वो ये है बस। वो मैंने कहा पावर पॉइंट में तो आपको हैबिट हो गई इतने दिन पढ़ के, पावर पॉइंट में पावर बगल में आ जाती हैं अक्सर, ठीक है ना। चलें एक नेक्स्ट आप बताएं। स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। थोड़ा छोटा कर दिया हूँ, हर आदमी साफ पढ़ने में आए। एक आपके नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के उससे जो है कुछ फ्लो हो रहा है, और कह रहा है दीज क्वांटिटीज कांस्टेंट। कौन सी क्वांटिटी इसमें से कांस्टेंट है, देख लो कौन सी लग रही है। फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड, करंट या करंट डेंसिटी। करंट लग नहीं रही, करंट ही होगी। अभी भैया तुम्हें ये नहीं बता रहे थे 5 लीटर वाला और 2 लीटर वाला मामला। अभी तुमने कहा था जितनी करंट उतनी करंट इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मतलब बिल्कुल तय। और इसलिए मैंने कहा ध्यान रखिएगा जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब आप मेरे से टीचर के यहाँ मौजूद हैं तो बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं उनको नोट कीजिएगा, और कम से कम 2 बार पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप बगल में पढ़ लेंगे, एम्स 2016 का क्वेश्चन था, और एम्स का एग्जामिनेशन हम बता दें ठीक वैसे ही था जैसे जिस स्तर के क्वेश्चन आपके जी मेंस में आते हैं। जरा नीट के थोड़ा हल्के आते हैं, लोग सोचते हैं नीट का पेपर तो ठीक होता है, लेकिन एम्स के क्वेश्चन पिछले सालों को देखोगे तो अच्छे ही ज़बरदस्त मिलते आए। तो इसलिए मैंने कहा पढ़ो ध्यान से, अपने आप चीज़ें मिलेंगी। आए तो ये तो टॉपिक बहुत सिंपल था। अब हम चालू करते हैं मेन। यहाँ से अब कहा जाए कायदे से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ओम्स लॉ। तो एक सिंपल हेडिंग डालें, ओम्स लॉ। यहाँ पर आप रफ में काम कीजिएगा। यहाँ पर आपका एक पेज से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, उसी पेज में गुदर गुदर करके काम चला लें। बाकी मैंने कहा आप कहाँ करेंगे, घर पे जाके फेयर कॉपी प्रॉपरली तैयार कीजिएगा। ओम्स लॉ मेरे ख्याल है सबको मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आए हो 10th से ही। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मच हायर करंट विल बी देयर। कारण आपको मालूम है, चार्ज या करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फिर तुम्हारे लिए सावधानी क्या है, मैं तो ओम्स लॉ नहीं बताने वाला, मैं तो बताने वाला हूँ जब आप बोर्ड एकेडमिक्स में इसको लिखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा 10th वाला यहाँ से स्टार्ट करता था, और जनरली हमें भी आदत यहीं की होती है। जबकि मेरा कहना ये है कि जब आप लिखें तो आप इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ में आ जाती है मेरी बात, लिख दो एक लाइन में फुर्ती से, यही लिखो सेम टू सेम। और बस मैंने कहा अभी रफ में लिखना, इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड।
इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो बस यहाँ तक काम चल जाएगा, छोड़ो अब ये 15 में यहाँ तक चल जाएगा। सही है, ये सबको याद होगा। वी प्रोपोर्शनेट आई या वी इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें मुझे क्या बताना, वैसे ही लिख दो वी प्रोपोर्शनेट आई वी इज इक्वल्स टू आर आई। आर बताना हो तो बता दो, नहीं तो बगल में बता देना आर डैश रेजिस्टेंस, ख़त्म हो गई। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चर्चा वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा अभी आप रफ में एक कॉपी का पेज भरें फॉर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। अब मेन बात पे आता हूँ। आपसे जो बात कर रहा था बोर्ड को स्टूडेंट से, 12th बोर्ड में जब भी आपका एक क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है राइट डाउन द स्टेट ओम्स लॉ, जो हमने कहा था वो गलती मत कीजिएगा कि अपन 10th स्टैंडर्ड में चले आए, यहाँ से स्टार्ट करें, हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो। और एक बात ध्यान रखना, जब भी ये आए तो साथ में लिमिटेशंस लिख के आना। कई बार लोग पूछते हैं सर लिमिटेशन आपने तो पूछी नहीं थी, टेस्ट में नंबर काट देता हूँ। तो याद दिलाता हूँ भैया, मैं तो कह रहा था। और दूसरी बात मैं बता रहा था, क्या तूने कभी ध्यान दिया, जब भी कोई हमसे गाड़ी मांगता है या जरा मोटरसाइकिल देना, वहाँ कॉम्प्लेक्स तक होके आता हूँ तो बंद दे देते हैं, अच्छा मित्र होता है, साथ में बता देते हैं ले आना लेकिन पेट्रोल कम है, ज़्यादा दूर मत जाना। या चलो ये नहीं कह रहे होंगे तो ये बता देते हैं ले जाओ पर ब्रेक थोड़ा कम है। तो ये क्या कर रहे हो, तो तूने ध्यान नहीं दिया, आप उसको लिमिटेशंस अवेयर कर देते हैं। तो इसलिए ओम्स लॉ जब भी आए तो इसलिए ओम्स लॉ में आप ध्यान देखना लिमिटेशंस बताइएगा। लिमिटेशन नंबर फर्स्ट आप देखना इसी पे डिपेंडेंट है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, फिजिकल स्टेट अनचेंज रहनी चाहिए। फिजिकल स्टेट में क्या होंगे, लेंथ एंड एरिया दोनों आपके कैसे हों, कांस्टेंट हों। लिख दो लिमिटेशंस, इनको जरूर लिख दो। लिमिटेशंस बस शॉर्ट में लिखेंगे, लिख दें। लिमिटेशन नंबर 1 लिख दीजिएगा, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट। लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक। और क्या होगा ध्यान देखना, एक सेकंड आता है, ये इतना लिख देंगे, नो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। भाई इतने से ही काम चल जाएगा। शोडोड ठीक है, शोडोड बाद में लिखना। सेकंड वन आप क्या बता देंगे, नो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन किसी को याद है क्या होती थी? हाँ या ना? सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बढ़िया। मैं याद दिलाता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन आप इलास्टिसिटी में पढ़ते थे लास्ट ईयर। स्ट्रेस थी मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड, और स्ट्रेन दी चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी इन शॉर्ट में जाएं तो इसका सबसे सरलतम हिंदी अनुवाद करता हूँ, नो स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब है खींचा तानी नहीं। हाँ यही अनुवाद है, द सिंपलेस्ट वन, इससे सिंपल नहीं हो सकता। समझ में आ जाते हैं कि हमने पहले क्या रखा है, लेंथ एरिया। अगला आप क्या चीज़ बता देंगे, अगला बता दिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट। बस 2 वर्ड काम कर जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इतना ही लिख देना, टेम्परेचर कांस्टेंट, बस खत्म। और क्या, फोर्थ वन ध्यान देखना, ये ज़रूर लगेगा, और ये लगेगा वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली, ठीक। और मीटिंग एंड हो जाए तो बिना हिचके तुरंत रिज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने कहा ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर क्या होता है, केवल और केवल मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। और एक टर्न पे शायद मैं पूछ भी रहा था, मैंने कहा था 2-4 मेटल गिना दो। गिना सकते हो 2-4 मेटल के, अब नहीं गिना पाओगे? ऋषभ कौन सी मेटल याद है? ऐसी गिनाओ, नायोबियम, फ्रेंसियम, ऐसी गिनाओ यार, 12th में हो। वेनेडियम है, और नहीं तो फिर ऐसे गिनाओ। कैसे गिनाओ, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लिथियम चालू करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हो गई सर 7। अगली 7 यहाँ से सुनाऊंगा। सही कहा ना? केवल हमने कहा आंसर जो है आपका स्टैंडर्ड बताता है। अगर आप आयरन, सिल्वर, गोल्ड से चालू कर रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है आप कहाँ हैं? अभी आप 8वीं क्लास में ही हैं, अपने बगल में आयरन,
सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कॉपर कॉपर रह गई नहीं, सही है ना। और केमिस्ट्री वालों ने वो पढ़ाई होगी थर्ड ग्रुप वाली, वो कौन सी गाजर आलू की थैली होती है, कौन सी बैगन की थैली होती है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई? हाँ, बोरॉन एल्यूमिनियम वाली, गैलियम और थोरियम। मैंने कहा ऐसे गिनाओ, ऐसे गिनाओ, थोरियम टाइप की, थोरियम, यूरेनियम, स्कैंडिनेवियम आदि का है। चलो एक नेक्स्ट चलिएगा। अब आते हैं, ध्यान देखना अगली चीज़ पर। और जब आप ये पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा लिमिटेशंस, इनसे एक बहुत खास बात पता चलती है। आपने पढ़ लिया ओम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली, और वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली का मतलब है कि आपके कुछ सर्किट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ओम्स लॉ नहीं भी लगेगा, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। तो इसलिए वी कैन डिवाइड द सर्किट्स इन टू कैटेगरीज। और कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो? ओमिक सर्किट्स एंड नॉन ओमिक सर्किट्स। कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाना है। ओमिक का मतलब खुद ही समझ में आ रहा होगा। ओमिक सर्किट मतलब आप बताएंगे जिनमें आपका क्या होगा, ओम्स लॉ इज ओबेड, फॉलोड, वैलिड, जो भी लिखना चाहो तो क्या है, समझ में आता है। तो एक सिंबल का काम करें, एक हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ सर्किट। नंबर ए ओमिक सर्किट। नेक्स्ट बढ़ेंगे टाइप ऑफ सर्किट। पहला आप चलेंगे ओमिक सर्किट। ठीक, चलो भी हैं 1 मिनट कुछ सेकंड, इसके बाद रिज्वाइन कीजिएगा। ओमिक सर्किट में बस डेफिनेशन इतनी बता दीजिएगा। क्या बता देंगे? ओम्स लॉ इज ओबेड, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, लिख दो ओम्स लॉ इज ओबेड, खत्म। अब ओम्स लॉ ओबेड की बात हम आगे करते हैं। एक्चुअली ये जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें आएगा क्या, ओम्स लॉ आपको ध्यान दें वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये हमें मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ आते हैं दीज आर ऑलवेज इन फॉर्म में इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और उसका रीज़न है क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अभी मैं c ज़ीरो कर दूँ, अभी पिछले एक टर्न पर भी मैं डिस्कस कर रहा था, c इज़ द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अगर c ज़ीरो कर दूँ तो इक्वेशन कहाँ से पास होगी, फ्रॉम ओरिजिन और 0 0। और बाकी मैंने कहा ऐसे मैथमेटिक्स वालों ने तो बहुत ध्यान से पढ़ाई है, और ध्यान देखो यही तो बता रहा है y प्रोपोर्शनेट x, और ये m आपको याद होगा स्लोप कहलाता है लाइन का, और ये क्या बताता है किस एंगल पर आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन झुकी हुई है। तो मैंने कहा अगर आप जाएंगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो 100% ग्राफ कैसा जाएगा, अगर ये i है और ये v है, ठीक है, i लिख दिया तो v कर देना, ठीक है ना, इतना एक आध मिसप्रिंट सही कर देना। ये मैंने कहा ग्राफ कैसा जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो बगल में ग्राफ बना दो और मज़े से थीटा दिखा दो। ये लो बड़ा थीटा कर देता हूँ, सही है, बना लें। तब तक इन विचारों को मैं रिज्वाइन करा दूँ। Recording in progress. Recording stopped. और पानी बोतल में से बड़ी दूर रख दी यार तुमने, इतनी दूर बताओ। चलिए देखें ध्यान से, पहले तो मुझे बताएं ग्राफ बनाना समझ में आ गया, हाँ है ना। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा ये भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा आप काय के लिए बना रहे हैं, आप बना रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। अब आपको एक अगली चीज़ मैं याद दिलाता हूँ, और अगली चीज़ जो याद दिलाऊंगा वो ये होगी कि जब भी ये ग्राफ बनाए हैं तो आपसे कहा है इन ग्राफ्स में 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर हम इनको कैलकुलेट करेंगे, कोई बताएगा ग्राफ्स में कौन सी 2 चीज़ें अक्सर कहा है निकालनी पड़ सकती हैं। स्लोप एंड एरिया। स्लोप एंड एरिया, आप सही कह रहे हैं रोहिणी जी, है ना। और स्लोप एंड एरिया में जा रहे हो तो ध्यान देखना, मैंने कहा या तो स्लोप कुछ देगा और या एरिया कुछ देगा, और कई बार दोनों से कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो परिस्थिति डिपेंड करेगा। और इस ग्राफ को देखो ध्यान से, जब इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ध्यान आएगा इसका, जैसे ही आप स्लोप निकालने जाएंगे तो इसके स्लोप में एक मान बात आएगी, स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब तुम्हें मालूम है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये निकलेगा i अपॉन v।
तुम्हें याद है V अपॉन आई रेजिस्टेंस था और ये उल्टा निकल आएगा, यानी ये निकल आएगा रेजिस्टेंस का उल्टा। क्या होता है, मैथमेटिकल हम सही हैं पर मज़ा नहीं आ रहा, मतलब स्लोप क्या है, बोले रेजिस्टेंस का उल्टा, तो इसके बजाय अपने सेंटेंस को ही सीधा कर दो। हम क्या कह देंगे 1/s क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप कर लो ना, तो ज़्यादा बेहतर मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस। इसलिए जब हम कहते हैं बेसिक मैथ से, लेकिन हम जो निकालेंगे, हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ ग्राफ, जो आपका स्लोप है वो क्या दे देगा, रेजिस्टेंस। तो एक लाइन में लिख दो, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आप बताएंगे रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस। और जब रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप की बात चलेगी तो फिर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बता दिया। आप डायरेक्ट कहाँ चले आएंगे, 1/s इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 1/tan थीटा, यानी कि V अपॉन आई, और ये कितना निकल आएगा रेजिस्टेंस, तो दिखा दें 1/s इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू V अपॉन आई इज इक्वल्स टू R। अब अगले से चीज़ पे जाते हैं, जब आपको ये मिल जाते हैं, इसके एग्जाम्पल मालूम है कौन से सर्किट ओमिक सर्किट होंगे, वो कौन से सर्किट होंगे जो ओमिक होंगे, मेटेलिक सर्किट, क्योंकि अभी अपन पीछे ही कह रहे थे ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, कई बार लोग कहते हैं एग्जाम्पल तो सर लिखा ही नहीं मैंने, भैया इतना बड़ा लिखा तो है, केवल मेटेलिक में लग रहा है, बाकी जितने आएंगे उनके नाम लेने पड़ेंगे। और इसलिए याद देखना अगले कौन से आएंगे, नॉन ओमिक, तो अगला लिख दो नॉन ओमिक सर्किट। और नॉन ओमिक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा थोड़ा सा बुद्धि को कष्ट दो। ओमिक सर्किट कौन थे जिनमें ओम्स लॉ वैलिड था, नॉन ओमिक कौन होंगे, ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड कंप्लीटली, तो वैसे ही समझ में आते हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे भी परिश्रम नहीं करना, लिख दें ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड कंप्लीटली। अब सवाल है ओम्स लॉ अगर आपका कंप्लीटली वैलिड नहीं है तो फिर क्या होगा, ओम्स लॉ अगर आपका कंप्लीटली वैलिड नहीं है तो फिर ध्यान से देखना, इसमें आपको जो ग्राफ मिलेगा वो आप ग्राफ देखेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। इसमें कैसा ग्राफ मिलेगा, इसमें ग्राफ दिखा देता हूँ, वो आपको मिलेगा कर्व फॉर्म में, नज़र आ रहा है क्यों, और अब तुम कंफ्यूज होगे ग्राफ में चार चार लाइनें कैसी नजर आ रही, कुछ नहीं, ग्राफ इनमें से ये है, ये आपका आई है, ये आपका वी है, और ये ध्यान देखना ये ग्राफ है। बाकी जो लाइनें बनाई हैं वो क्यों बनाई हैं वो भी हाल में बताता हूँ। आप बना दें पहले रेड कलर का ग्राफ, ये तय है। अब ये ग्राफ कैसा होना है, कर्व्ड होना है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, जो खास बात मैं आपको दिखाऊंगा वो ध्यान देखें। इस ग्राफ में आपको एक बात समझ में आएगी, जब आप इस ग्राफ के लिए स्लोप निकालना चाहेंगे तो आप देखें ध्यान से, अलग अलग पॉइंट्स पे स्लोप अलग अलग आएंगे, यही आपको उसमें दिखाया गया है। जिसमें यहाँ दिखाता हूँ नीली लाइन, देखो ये स्लोप यहाँ पर कितना है, मुश्किल से 10-20 डिग्री। अभी आप ज़रा यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये स्लोप हो गया होगा 45 डिग्री। जब तुम यहाँ स्लोप देखने जाओगे ध्यान देखना, यहाँ स्लोप हो गया होगा इस पॉइंट पर 60 डिग्री, यानी आपका स्लोप जगह जगह बदलता जा रहा है। चूँकि आप पिछला ग्राफ पढ़ चुके हैं इसलिए आप मालूम है स्लोप क्या होगा, I/V होगा, तो अब स्लोप की बात नहीं करूँगा, उल्टा कर लेता हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर अलग अलग आ रहा है, और रेसिप्रोकल स्लोप आपका क्या था, वही V/I यानी रेजिस्टेंस। तो अलग अलग पॉइंट पे आपका रेजिस्टेंस बदल रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ में हम क्या कहते थे, V = IR, R इज़ ए कॉन्स्टेंट। ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, R इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट। तो ये पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है, फॉलो नहीं कर रहा। दूसरी बात है अगर रेजिस्टेंस बदल रहा है तो इसका क्या करें, कुछ नहीं, अब भी इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन ध्यान देखना अब इसका नाम हल्का सा बदल देते हैं। अब हम इसे कहते हुए जाते हैं, ये आपके लिए कहलाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। और डायनेमिक वर्ड कभी कभार इंग्लिश भी हमारे काम में आती है।
डायनेमिक का मतलब ही आपका मतलब होता है मूवेबल। जैसे याद करें पिछले साल हम जो है 2 ब्रांच पढ़ते थे शुरुआत में, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स वो थी जिसमें आप पढ़ते थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कार इतनी स्पीड पर थी, इतनी स्पीड पर हो गई, डिस्टेंस बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। स्टडी ऑफ मोशन इज द काइनेमेटिक्स। लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते थे व्हाट इज द कॉज। अगर बिना कॉज जाने आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या थी, ये काइनेमेटिक्स थी। अगर आप अगले चैप्टर में जाते हैं तो आपसे कहता था व्हेन ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड अलोंग द एक्स एक्सिस या एट एन एंगल ऑफ दिस मच फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये डायनेमिक्स कहलाती थी। स्टडी ऑफ मोशन विद द कॉज। तो तुम्हारा ध्यान जाएगा डायनेमिक वर्ड का से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसी बात से रिलेटेड है कि कोई चीज़ चल रही है। चाहे इसमें रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं निकाल लेना चल रहा है, चलने से मतलब है वो वैल्यू उसकी बदल रही है। तो ये क्लियर हो जाता है। तो ध्यान देखो, इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा किसी भी जगह पर इसमें आप एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। एक लाइन आप दिखा देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब इसको हम रेजिस्टेंस नहीं क्या कहते हुए जाएंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। फिर वही दिखा दो 1/s, वो तो मालूम ही है स्लोप का उल्टा 1/tan थीटा रहेगी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। लेकिन अब ये r नहीं है, ये आपके लिए क्या है rd, और d फॉर डायनेमिक। ठीक है। अब ध्यान देखें, इसके बाद एक महान बात, इसके बाद ध्यान देखें आपको नॉन ओमिक सर्किट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे आपका दिया है टेट्रोड वॉल्व, एक आपका दिया है डायोड, एक आपका दिया हुआ है सेमीकंडक्टर, और एक आपका दिया हुआ है टॉर्च बल्ब। मेरी बात समझ में आती है? इनमें से ये ग्राफ अगर आप सेंट्रल बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक मज़ेदार बात बताता हूँ, स्टेट बोर्ड में आप इनको छोड़ के काम चला सकते हैं, कभी कभार किसी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो आपको बता देता हूँ ये 2 ग्राफ बना लें। जब मैं आपका टेस्ट लूँगा और उसमें मैं लिखूँगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में, फिर 17 में, फिर 2015 की कंपार्टमेंट में, तो आप समझ में आ जाएगा। 2 ग्राफ बहुत ज़्यादा आसपास, सेमी कंडक्टर वाला कई बार आपसे पूछा गया है। तो 2 ग्राफ बना दें, दोनों दिख रहे होंगे नॉन ओमिक हैं, दिख रहे हैं दोनों कर्व्ड हैं। 4 नहीं याद रख सकें, 2 तो याद रखिएगा ही, इन 2 के बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक सेमीकंडक्टर्स के लिए दिखा दीजिएगा, डायोड के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। बाकी 2 मैंने कहा एक बार घर पे बना के प्रैक्टिस कर लेना। टॉर्च बल्ब का कैसा होता है या टेट्रोड का कैसा होता है, वो एक बार घर पे आप याद रख सकते हैं। बाकी 2 मैंने कहा ये किस कैटेगरी में आते हैं, जिसको मैं कह रहा था वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप अनसॉल्व सैम्पल पेपर खरीदेंगे, अरिहंत का, वो सवाल का, ऐसा कोई भी खरीदोगे तो ये आपको ये क्वेश्चन 2-3 बार लगातार मिलेगा। ड्रॉ द ग्राफ या शो द वेरिएशन ग्राफिकली फॉर ए सेमीकंडक्टर। पिछले सालों का आया हुआ ग्राफ, इसलिए कहा इन 2 को तो बनाना ही है भैया, बाकी 2 तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दिए कि एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक, देखें जैसे ये दोनों बना दें वैसे ही मुझे बताइएगा। और तुम्हारे पास शीट है उसमें भी बने हुए हैं, प्रैक्टिसाइज मैंने कहा घर पे एक बार अच्छे से कर लेना। यहाँ इसलिए बनवा देता हूँ कम से कम एक बार दिमाग में चला जाता है, हाँ कुछ ऐसा ही था। बना दिए दोनों ऋषभ सिंह, ठीक है। अब आ जाते हैं एक सिंपल ही चीज़, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड आपको याद दिला देता हूँ। ड्रिफ्ट स्पीड हम आपसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ड्रिफ्ट स्पीड पे जब आप जाएंगे तो फिर से एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ, लगातार काम में आएगी, हम एक ही बार डिस्कस कर देते हैं। अब ड्रिफ्ट स्पीड कहती है जब भी आप किसी चीज़ से, किसी कंडक्टिंग वायर से आप करंट फ्लो करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके सिरों के अबाउट आप बैटरी लगाते हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ओम्स लॉ चालू हो जाता है, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट जैसी बैटरी लगाओगे उतना बेहतर आपके पास रिजल्ट आएगा। किसी ने पूछा भैया करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, क्यों होगी, तो आप बताएंगे दीज आर द हायर एंड लोअर पोटेंशियल। अब सब मालूम है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है डेप्थ में घुस के, इस पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा क्या है कि करंट फ्लो होने लगी। ये तो समझ में आ गया, हाँ भैया पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जाती है एट्सेट्रा। हमने क्यों जाती है, ऐसा क्या हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस में, तो इसका कारण आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से देखें। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, अगर आप इस सिरे पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने ध्यान दिया है, वन साइड ऑफ द कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, अदर वन साइड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। इन पॉजिटिव और नेगेटिव का असली मतलब ये होता है, पहले मैं 12th की भाषा में बात करता हूँ, फिर मैं 9th या 10th की भाषा में बात करूँगा। इनका मतलब ये होता है कि इन अ डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप विद इन द कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है चार्ज्ड पार्टिकल होता है, और ये हमें मालूम है कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसमें कोई भी चार्ज रखा जाएगा तो उस चार्ज पर आपका एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, F बराबर QE। इसके हमने कम से कम 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल किए हुए हैं। डाइपोल सरीखे हमने वो किए हुए हैं, डाइपोल के सिरे पर QE लेफ़्ट और उस पर QE राइट और लेफ़्ट लगना, और डाइपोल का मैंने कहा डाइपोल मोमेंट रोटेशन, ये डेरिवेशन हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मालूम है चार्ज पर एक फोर्स लगता है, और ये कितना लग रहा होता है, F = QE, ये कन्फर्म है। जब ये फोर्स लगेगा तो तुम्हें समझ में आता है जो आपका इलेक्ट्रॉन है, फोर्स का एक ही काम होता है, और फोर्स क्या करेगा, उस चार्ज को एक्सलरेट कर देगा। यानी ये करंट का बेसिक रीज़न है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स एप्लीकेशन से आपका एक्सलरेट हो जाएगा। और तुमने कहा अगर 12th की लैंग्वेज में नहीं, तुमने कहा 10th की लैंग्वेज में समझा देता हूँ, पर याद तो भैया 12th में ही करना पड़ेगा। वो क्या कहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, सबको मालूम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब सिंपल सी बात आती है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और अपन फिर वहीं आ गए, इसका मतलब इस पर रिपल्शन और अट्रैक्शन के फोर्स लगेंगे जो इसे अट्रैक्ट करेंगे। बाकी लिखेंगे हम किस लैंग्वेज में, जो मैंने कहा था आप 10th की नहीं, नेगेटिव अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, हम लिखेंगे फोर्स इज अप्लाइड। और फोर्स में तुम्हें ये भी याद आएगा, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है अलोंग द फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला होता है अपोजिट टू द फील्ड। जरा चेक करो इस फिगर को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, पीली वाली आपके हिसाब से राइट हैंड साइड है ना, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा है आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट, यानी दोनों कैसे आ रहे हैं अपोजिट। ये मैंने कहा समझ में आता है। अब दूसरी चीज़ बताते हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो फिर अगली चीज़ आई, क्या इलेक्ट्रॉन धड़धड़ाता हुआ भागता चला जाएगा, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ये आपका सॉलिड कंडक्टर है, इट इज़ नॉट अ हॉलो पाइप और लेजम। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है तमाम सारे अदर पार्टिकल्स से, एटम और मॉलिक्यूल्स से कंटिन्यूसली टकराएगा, और अगर टकराता हुआ जाएगा तो किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोशन जो आप देखेंगे वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा ऐसा है ना। फिर कहीं मान चलो टकराया जगह बनाते हुए, जैसे मैंने कहा था आपको जो है किसी जनवरी की शाम को, संडे की शाम को मेले पे छोड़ दिया जाए तो आप सीधे चल ही नहीं सकते, ध्यान दिया, आदमी इधर टकराता है, उधर जगह ढूंढ के, उधर निकल के, इधर निकल के, और ये तय लगातार स्पीड बढ़ती नहीं आएगी। अभी मेला रोड पे छोड़ दूं तो मज़े से दौड़ लगाया होगे। एक्सेलरेशन विल बी क्वाइट सिंपल। यहाँ एक्सेलरेशन जनवरी की शाम क्यों कह रहा हूँ, तो सबको मालूम है ना, सब ग्वालियर के रहने वाले हैं, जनवरी की संडे की शाम को मेला भरता है फुल स्केप। तो मैंने कहा अब जब हम यहाँ जाएंगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका मोशन आपको नजर आ रहा होगा, बराबर टकराएगा। जैसे ही टकराएगा तो इस एक्सेलरेशन के बाद ध्यान देखना, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो इम्पॉर्टेंट वर्ड हम इस चैप्टर में 3 अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। ये एक्सेलरेटेड जो आपका इलेक्ट्रॉन है बराबर अलग अलग एटम्स मॉलिक्यूल्स से करेगा कॉलिजन। इस कॉलिजन के हमारे पास 3 रिजल्ट होंगे। सबसे पहला रिजल्ट जो आपसे कहा जाएगा वो रिजल्ट आता है
ड्रिफ्ट स्पीड या एवरेज स्पीड, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, तुम्हें याद आएगा। मैं एक क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय से पूछता आ रहा हूँ, कई बार अलग अलग जगहों पे पूछ लेता हूँ 11th से ही, और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो हर साल उसी का इस्तेमाल करता है, तो मुझे तो याद ही है। मैं ये पूछ लेता हूँ, यहाँ से आगरा का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, मैं अपनी कार से 2 घंटे में पहुँच गया, तो मेरी स्पीड क्या थी? हर आदमी बताता है 50 किलोमीटर पर आवर। फिर हर जवाब देने वाले से मैं पूछता हूँ सही सही सोचो, मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? कहता है ना। तो मैंने कहा और ध्यान सोचो, थी पर नहीं थी। तो थी पर नहीं थी में क्या समस्या है? थी में ये कि आप देखना इंस्टेंटेनियस मेरी स्पीड बराबर वेरिएबल होंगी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी 0 कभी 60, वो डिपेंड करेगा। ये आप जिस स्पीड की बात कर रहे हो एवरेज स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी, और इसलिए जब हम बात कर रहे हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन है कोलाइड कर रहा है, तो आप देखेंगे एक्सेलरेट होगा, रेस्ट में आ जाएगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर रेस्ट में आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो फिर ध्यान देखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर को जिस एवरेज स्पीड से पार करेगा, वो एवरेज स्पीड पहली चीज़ आपके लिए किस नाम से नहीं आएगी? कि एवरेज स्पीड आई इसलिए क्योंकि कॉलिजन है। अगर ये नहीं होते कॉलिजन तो सर्र से निकल जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरी बात आप देखना, क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं, ये जो कॉलिजन्स हैं, इन कॉलिजन्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो बात कर रहा था सर्र से नहीं निकलेगा, इट विल गेट स्टॉप्ड, इट विल गेट ऑब्स्ट्रक्टेड टाइम टू टाइम। इसके रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, और रुकावट आएगी तो जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा वो भी आपको मालूम है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या करंट। इसको हम पढ़ते हुए आए हैं रेजिस्टेंस, कहीं आगे जाके इसका फिनोमेना बनेगा। और ध्यान देखना, एक तीसरी चीज़ और इन्हीं कॉलिजन्स की वजह से आएगी। अगर और कहीं नहीं, आपके खुद के पूर्वजों की बात की जाए तो क्या आपको ध्यान है आपके पूर्वजों ने पत्थर टकरा टकरा के आग जला ली थी? सही कह रहा हूँ ना? और अगर ऐसा सही है तो आपको याद आएगा कॉलिजन्स कॉज द हीटिंग इफेक्ट। जहाँ भी चीज़ें टकराएंगी घिसेंगी वहाँ पर आपका हीट डेवलप होगी, और इसलिए जब भी आप किसी वायर से करंट फ्लो करते हैं तो आपका ध्यान जाएगा वो हीट अप हो जाता है। अभी मैं एसी में भी बात कर रहा था, एसी गिव्स द हीटिंग इफेक्ट ओनली। डीसी में मैंने कहा था हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट तीनों देती है। इसलिए मैंने कहा था मेरे लेक्चर्स ध्यान से सुनिएगा, और सुनिएगा ज़्यादा गुनिएगा। सुनने को तो प्रवचन सरी के अपन कहीं भी बैठ जाते हैं, भागवत में जाके होता जाता कुछ नहीं है ना? सबकी मम्मियाँ ध्यान देखना भागवत सुनने की महाशौकीन होंगी, भागवत तो 7 दिन सुनेंगी। और उस बात तुम में से कभी किसी ने अपनी मम्मियों में सुधार के लक्षण देखे? फिर तुम कहीं जो है घर में छुपी हुई मिठाई चुरा के खा लो तो तुम्हें कृष्ण की तरह दोबारा डब्बा मंगा के नहीं खाएंगी, तुम्हें तो कंस की तरह कूटेंगी। है क्या फ़ायदा भागवत सुनने का, मम्मियों से कहो, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने कहा जब इस पे जाते हैं तो इसलिए तीसरी चीज़ क्या आएगी? तीसरी चीज़ आपकी आएगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी काय की वजह से, ये भी आपको समझ में आएगा, ड्यू टू द सेम फीचर कॉलिजन। अभी हम एक ले रहे हैं, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे। अभी टाइम टू टाइम आएंगे, बताए एक साथ जाते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। और यहीं हम रेफ़र करेंगे तो देखें ध्यान से, पहला पैराग्राफ आप आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है मैं यही आपसे डिस्कस कर रहा था। क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखें। कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी अ मेटेलिक कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मुझे लग रहा है, आई होप सो आपको मालूम था। अब फिर क्या कह रहा है, विच मूव रैंडमली एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल्स की तरह, इस कमरे में गैस के पार्टिकल इधर से उधर भटकते रहेंगे। बट द एवरेज करंट ड्यू टू द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स 0। अभी इनके इधर उधर आने जाने की वजह से एवरेज करंट कितनी होती है? 0। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अपने हवा बराबर मौजूद रहती है, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स बराबर चल रहे होते हैं, पर आंधी नहीं आती। आंधी कब आती है? ज़्यादा हवा चलने को आंधी कहते हैं। ये ज़्यादा हवा कब चलती है? है जी, क्या बात हुई? कब होती है स्पीड ज़्यादा? सही कह रहे हैं। और प्रॉपर वर्ड तक पहुंचो, सही जगह हो। जब प्रेशर कम हो जाता है,
भूल गए, करंट या चार्ज जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, एयर या गैसेस का फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। गैसेस हमेशा हायर टू लोअर प्रेशर चलेंगी। और आप सही थे, जब आपका क्या होगा, किसी जगह की हवा हल्की हो गई ऊपर उड़ जाएगी यानी लो प्रेशर जोन बन गया। अभी तो आजकल मानसून का टाइम है, मानसून बढ़ रहा है, पेपर पढ़ो तो सुनने में भी आ जाएगा, बोले पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर कम प्रेशर का जोन, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है, अगले 2 दिन में आंधी आने की या बारिश होने की संभावना है। यही पढ़ते हो ना, तो समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल हवा में ये मामला नहीं आएगा, जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तब वो हवा चलेगी जिसका रिजल्ट देखे। मैंने कहा ये जो आपके थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, 2-4 उधर चले गए, 2-4 इधर आ गए कंडक्टर में, इनसे करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो तो कब होगी, जब आप लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या होगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो जो अभी बात कर रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन इस फोर्स के अंडर मूव कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यही आपने लिखा है और कुछ नहीं लिखा। देख लें ध्यान से क्या कहता है, बट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड these free electrons accelerate in the direction opposite to the direction of external electric field। और इसलिए मैं जो एक भी शब्द लिखता हूं वो साफ दिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है इधर, फील्ड किधर लगी है आपकी, इधर, बिल्कुल पीले और हरे एरो साफ नजर आ रहे हैं, अपोजिट है। और बढ़ेंगे आगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, क्या कह रहा है, 10 these electrons collide, अब तो देखने लगा होगा, कंटिन्यूअसली विद द एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड द मेटेलिक आयंस। सो एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट्स, कम्स टू रेस्ट ड्यू टू कॉलिजन्स एंड देन एक्सेलरेट अगेन। इसीलिए जो हम बात कर रहे थे एवरेज स्पीड, वो आपके लिए किस नाम से आनी आती है, ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से। ये बहुत कुछ मत लिखो, इसको घर पे लिखना मजे से, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ज़्यादा है तो एक सिंपल हेडिंग डाल दो, ड्रिफ्ट स्पीड, और इतना लिख दो एवरेज स्पीड। ये हिंट है तुम्हें कि तुम्हें घर पे समझ में आ जाए क्या पढ़ के आए आज, है ना। ये घर वाले मुझे क्या पढ़ आए, खाली कॉपी लेके कह दोगे कुछ पढ़ाया ही नहीं, बोले जाने क्या बताते रहे। लिख दें मजे से, क्या आपने लिख दिया, एवरेज स्पीड विद विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द कंडक्टर। वो एवरेज स्पीड जिससे आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को क्रॉस करेगा वो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड कहलाएगी। बाकी फिर मैं याद दिला दूं, आप बोर्ड में, जैसे मैं बोर्ड का एक क्वेश्चन बता देता हूं आपके लिए। बोर्ड में आपसे कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रिफ्ट स्पीड, ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन या रिलेशन जो भी हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आधे तो यही भूल जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या थी, तो ये भूल जाते हैं इस पैराग्राफ की शुरुआती यहीं से हुई थी। तो यहाँ से चुपचाप चलते जाना है और यहाँ ख़त्म नहीं करना है। ऑब्टेन द रिलेशन के लिए फिजिक्स है, कहानी थोड़ी है कि कहानी सुना के भाग लिए, कहानी तो अब शुरू होगी। आए ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हम एक डेरिवेशन निकालते हैं, रफ में आ जाए, तैयार है। ड्रिफ्ट स्पीड के लिए आप रिलेशन निकालेंगे तो ध्यान देखें हम क्या बताएंगे। ये जो आपका कंडक्टर है, ये ध्यान था, आपकी स्पीड जो आएगी वो ड्रिफ्ट स्पीड कहलाएगी। एक सिंपल सी बात करो, इसमें आप नीचे बता दीजिएगा रफ में कर रहे हैं तो रफ में उठा लो, द फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन। बाकी फेयर में भी दिखा दूंगा, तुम्हारी शीट में क्या लिखा है वो भी दिखा दूंगा, ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, याददाश्त बनाने के लिए। एफ इज इक्वल्स टू, चलो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख देते हैं, अरे ई, और आप कहेंगे ई क्यों लिखा, क्योंकि आपको याद है एफ होता है आपका क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई। सही है ना। कर दिया इतना। और जैसे आप इतना करेंगे, जैसे आपने फोर्स निकाल लिया, इसलिए आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, यही तो कर रहे थे कि भैया इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, वो हमने दिखा दिया कितना लगेगा। एक्सीलरेशन कितना होता है, एक्सीलरेशन तो मालूम है, फोर्स अपॉन मास, वही एफ बराबर है में, कितना निकल आएगा
अब आदमी पूछेगा ये सब निकाल क्यों रहे हो, क्योंकि मैंने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है। अगर कांस्टेंट मोशन है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अदरवाइज अगर मोशन वेरिएबल है तो कौन सा तरीका है, वो ये तरीका है। मैं याद दिला देता हूँ, आप चले जाएंगे फ्रॉम, अब तो याद आ गया होगा, और कोई तरीका ही नहीं है स्पीड निकालने का भैया। कर दो, कितना आ जाएगा आपका, v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट में थे, ए ये निकाल लिया हमने, और एक छोटा सा काम टाइम के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ टाउ। अब तुम इसकी चर्चा अलग से करना, टाउ को टाइम क्यों लिया है तो मैं अलग से बताऊंगा, चिंता मत करना। तो ये मैंने मान लिया टाइम मेरा कितना है टाउ, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 0 के ऐड करना, v बराबर हो जाएगा ई टाउ अपॉन, ये हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया 3 लाइनों में। मिल गया। अब एक अगली चीज़ बता देता हूँ, ध्यान देखें, क्या आपका ध्यान है, आपने जो है इस कंडक्टर में इन दोनों पार्ट के बीच में पोटेंशियल लगाया था, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लगाया हो, चाहे इधर चाहे उधर, इन्हीं के बीच में आप देखना हमारी क्या डेवलप हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम मानते हैं कितनी है, एल। एक छोटा सा रिलेशन हमें पिछले चैप्टर का लगेगा, और वो चैप्टर का ये लगेगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी dv, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल मैं मानता हूँ मैंने कितना लगाया, और dr कितने डिस्टेंस में लगाया, तो यहाँ डिस्टेंस नहीं, यहाँ तो सीधी लेंथ काम में आ जाएगी ना दोनों सिरों की, ये कितना हो जाएगा l। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ध्यान देखना अगली बार मिलेगा v इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन m, और ध्यान देखें e, इस e की जगह हम कितना रख देंगे, बस। अब एक बात पहले भी वार्न की थी, उसको फिर से वार्न कर देता हूँ, वो सारे लोग जिनकी हैंड राइटिंग POOOOOR है, व्हाट्सएप वाली पुअर भी तो होती है ना कुछ, पुअर एकदम, वो ध्यान रखना भैया, छोटा v और वेलोसिटी और आपके पोटेंशियल के v अलग अलग दिखे, नहीं तो तुमने काट पीट के बराबर कर लोगे कभी और फिर चले आओगे। इसलिए राइटिंग अपनी संभाल के लिखिएगा, ये आग्रह रहेगा। क्या देखा है, कौन सी चीज़ लिखनी है मुझे बताओ, कोई चीज़ देखनी है तो मुझे बता दो, या नहीं समझ में आई हो, है ना। वो तो dv इसलिए पोटेंशियल v लगाया था, लेंथ वायर की अपन एल ही मानते हैं तो इसलिए लिख दिया था। अब एक सवाल आता है, ध्यान देखना, वो भी मैं चूँकि पढ़ते हुए चल रहा हूँ, बहुत सारे लोग शुरुआत इसमें क्लियर कर दूँ, ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना है। अब बड़ी समस्या हो गई, ये क्या कह रहे हैं भैया, बोर्ड में एक तमीज़ नाम की चीज़ भी होती है। जब अपन कहीं जाते हैं अच्छी जगह, तो उन्होंने कहा बाकायदा कोटेड सूटेड बूटेड जाते हो कि पजामा पहन के चले जाते हो स्लीपर लटका के, तो ये जो अब ये इसलिए ताकि तुम्हारी एक याददाश्त बन जाए, जो तुमने लिखा है वो यहाँ भी लिखा है, बस ये कि यहाँ जो लिखा है ध्यान से देखना, उसमें जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देगा और कुछ नहीं दिखा देगा। मैंने कहा क्या चीज़ बताएगा, ये डेरिवेशन अगर कहीं होगा, जैसे तो मेरा ख्याल है v बराबर EV टाउ अपॉन ml ही लिखा है। मैंने कहा जब भी यहाँ आएगा तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, यहाँ शुरुआत जब आप अपनी शीट पढ़ेंगे तो शुरुआत यहाँ से ऐसी होती है, लेट द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज एल, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बी ए, अ पोटेंशियल डिफरेंस v इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स। कई बार लोग आप पूछते हैं ये लिखना क्या ज़रूरी है, मैंने कहा बिल्कुल है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डेरिवेशन है, ये लिखें। ये हमें यहाँ इसलिए नहीं लिखना पड़ा क्योंकि हम और आप सामने आमने सामने बैठे हैं, बोर्ड एग्जाम में से लिखिएगा, और ये काम आप बहुत सालों से कर रहे हैं। याद करें 2-4 साल पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखते थे लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स, उसके बाद ही चालू करते थे। तो भैया ये बता दिया करो एल क्या है, ए क्या है, ठीक है ना। और बाकी जो लोग हम बताते हैं ऑनलाइन जुड़े हैं, मीटिंग एंड हो तो आप उसके आगे ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हमें अभी आगे लगेगी, ठीक है। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलें, ये तो सभी ने निकाल दिया, हाँ है ना बताएं। अब इसके आगे एक चीज़ आती है रिलेशन विद करंट। सवाल ये बना, ये जो आपकी स्पीड हमने निकाली इसका करंट से कोई लेना देना है क्या? तो बिल्कुल है। तो ध्यान नहीं दिया, अभी हम आंधी चलने को कह रहे थे, हम खुद ही कह रहे थे जब हवा तेज़ चलती है तो भैया करंट कब चलेगी? जितना तेज़ इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, जितनी बेहतर स्पीड होगी उतनी ही बेहतर करंट होगी। ये तो हमें कॉमन सेंस से समझ में आता है, पर मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे? तो मैथमेटिकली दिखाना बहुत आसान है। आओ एक सिंपल हेडिंग डालना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। लिख दिया आपने इतना? यस सर। बढ़िया, यस सर। ठीक। और बताते आइएगा मुझे, कहीं आप रह मत जाइएगा, रह जाए तो टोक लीजिएगा, ठीक है ना। चलें, रिलेशन बिटवीन जब ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट की बात करेंगे, फिर बताता हूँ। ये जो लाइनें हैं ये आपने रखा इंट्रोडक्शन की हमेशा दी जाती हैं। लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर क्या है, एल एंड ए एटसेट्रा, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस इट, ये मालूम है। अब जब आप ड्रिफ्ट स्पीड की चर्चा कर रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहाँ से आई थी? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। करंट क्या होती है? कितने इलेक्ट्रॉन है पर सेकंड, यही होता है ना, एन अपॉन टी। आओ हम चर्चा शुरू करते हैं। हम किसी भी वायर में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हम कहाँ से करेंगे? एक सिंपल का काम कर दो, इसमें आप लिख देगा द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, लिख दो पहली लाइन, और मैं दिखाता भी जा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू ए एल। और मैंने कहा ये फेयर जो पूरा होगा ये जाके एग्जाम में छापना। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए एल क्यों लिया है? कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा, उन्हें मैं फिर से याद दिला देता हूँ। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है पाई आर स्क्वायर एल। ये बात अलग है कि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं, इसलिए आपसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। क्या वो दिख रहा है? इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा? ए एल होगा। हर मटेरियल की ये पहचान होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा अगर हम 11, 12 और 13 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आपके मटेरियल चेंज हो जाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के फॉर्म में। अगर आपने किसी ने सौभाग्य से लास्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी बहुत, क्या आपने ध्यान दिया था जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सवाल आता है हार्डनेस, सॉफ्टनेस, जो भी हो, तुमने ध्यान दिया, सबके पीछे एक कारण बजाते थे। इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा एक आध दो चैप्टर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबके पीछे अल्टीमेट घूम के ये मेटल क्यों है, ये नॉन मेटल क्यों है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, जब भी पढ़ोगे कि ऐसा क्यों है तो अल्टीमेट घूम फिर के लास्ट में वहीं घुसेगा जाके। बोले इसका बोले पी ऑर्बिटल खाली है, इसका पी भरा है, इसका ये हो जाता है। मतलब कहाँ बात कर रहे हो? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे होते थे सारी। इसलिए तुम्हारा ध्यान जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहचान है किसी भी मटेरियल की। मैं मान चलता हूँ पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है इसकी? एन मतलब कुछ भी हो सकते हैं। तो एक नेक्स्ट स्टेप में बढ़िएगा। अगले स्टेप में आप बताइएगा लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू एन। अगले स्टेप में जाएं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर आपने कितनी ले ली? एन। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ले लो। डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने? एन। तो अपने वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम कितना था? ए एल, तो अपने में कितने हो जाएंगे? इनटू दिस, यही तो होगा भाई। एक में एन है, इतने में कितने होंगे? इनटू करना। तो इसलिए आप बताएंगे 10। अगली लाइन चले आओ, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पूरे कंडक्टर के हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा आपका? NaL। आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं भैया? इसी के लिए हमने न्यूमेरिकल किए थे अभी। पर सेकंड जब आप पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो Ne यानी चार्ज निकल आएगा, और चार्ज Ne अपॉन टी या Q/T कर दोगे तो करंट निकल आएगी, खत्म कहानी। तो देखो ध्यान से, जैसे ही मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके मिले, अगले स्टेप में आप चले आइएगा। अगला स्टेप बताइएगा टोटल चार्ज मूविंग। इलेक्ट्रॉन मिल गए तो चार्ज मिल जाएगा। अगले स्टेप में टोटल चार्ज मूविंग। पहुंच गए सभी लोग यहाँ तक? देख लें कोई छूटा तो नहीं बचा रहा ऑनलाइन वाला। कर दिया? ठीक है।
और टोटल चार्ज मूविंग पे जाओगे तो क्या तुम्हें ध्यान है, Q बराबर एन ई होता था, बस यहाँ n कितना है, ये पूरा n है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। ये n और डॉट ई, जैसे साफ नहीं दिख रहा उसको दिखा देते हैं, ये NaL है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए बिल्कुल ब्रैकेट लगा के अलग अलग लिखे हैं ताकि आप बिल्कुल साफ समझ में आ जाए। दिखा दें Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, NaL डॉट ई। और जैसे ही चार्ज आया, अब तो तुम्हें पता है ना करंट कैसे निकलेगी, तो देख लो नीचे सीधा। अब ये सब मत लिखने बैठ जाना, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, तो लिख देते हैं, नहीं तो मत लिखो। सीधा कहाँ चले जाओगे, आई बराबर आप बताएंगे Q/T, तो अगले स्टेप में चले आए और क्या बताओगे अगले स्टेप में, आप दिखा देंगे 10 I इज इक्वल्स टू Q/T। Q आपका कितना था, ये था NaLe और अपॉन T, यही था। अब एक छोटी सी बात फिर से याद दिलाता हूँ कि आपको ध्यान है इसमें से L यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, टाइम आपका ये है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक कितना क्रॉस करने में टाइम लगा। क्या तुम्हें ऐसा याद आता है कि ये जो चीज़ है L/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो स्पीड कहलाती है। कितना टाइम लगा इसको क्रॉस करने में, जैसे आपने आगरा की एवरेज स्पीड निकाली थी, आगरा का डिस्टेंस क्या है, कितना टाइम लगा, ख़त्म बात। यही तो एवरेज स्पीड निकल आई, तो अगली बार हम पहुंच गए। बस एक लास्ट कहानी, और कहाँ पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाएंगे I बराबर NaVe, और बगल में बता देना V बराबर क्या है आपका L/T। और जैसे फिर भी समझ में नहीं आए वो बता देगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे मेरा अंदाज इतने में आ गया होगा, इसलिए ये आपका रिलेशन निकल जाता है I इज इक्वल्स टू NaVe। दिखा दें मुझे से एक लाइन में, I इज इक्वल्स टू Q/T NaLe अपॉन T। L/T को मैंने दिखा दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड हो जाएगी। हाँ, कई बार मैंने कहा चूँकि एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें हो सकता है ऐसे ना पूछे, आपसे डायरेक्ट कह दे शो दैट, वो भी दिख रहा होगा, वो भी कोई महान बात नहीं है। और वो क्या होगी, कोई भैया करंट बताओ तो ये रही हो, कोई कहे स्पीड बताओ तो ये रही, तो यार 12th में इतना इधर उधर तो कर सकते हो। कई बार पेपर प्रिंट हो गया आता है शो दैट, ओपन बैठे हमें तो ये आता है, ये तो आ ही नहीं रहा, ये भूल ही जाते हैं, वहीं का वहीं निकल आता है, ठीक है ना। इसलिए यही सिखाना मेरा काम है, क्योंकि रिमाइंड करा दूं बोर्ड के पेपर भैया हम नहीं बनाते, और बोर्ड के पेपर देखने हो तो हम बता दें कहाँ मिल जाते हैं आसानी देखने को। एक तो जिन्होंने 11th में हम बता दें, अगर कोई केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के टच में रहा हो, उनके पेपर से आओ, बोर्ड पेपर का आइडिया लग जाता है CBSE के। और यहाँ मॉडल या एक्सीलेंस के आप टच में रहे हो तो उससे आपको अंदाज़ लग जाएगा अपने बोर्ड पेपरों से स्तर पता चल जाता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं उससे बोर्ड का स्तर यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है, तो यहाँ तक आ रहा है मतलब ठीक है, यहाँ तक की झेल जाएंगे, है ना। अगर यहाँ जा रहा है तो मतलब गड़बड़ है, या तो टीचर और या फिर हम, आइदर ऑफ द टू। चलें, अब हम बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि रिलैक्सेशन टाइम आया था, ठीक। इनकी मीटिंग एक बार मैं दोबारा रिज्वाइन कर दूँ बेचारों की। इस मीटिंग रिज्वाइन करने से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, Recording जितनी in देर मीटिंग progress. रिज्वाइन होती है मैं पानी पी लेता हूँ। Recording stopped. चल आगे ज़्यादातर लुभाग।
अब मैंने कहा एक नेक्स्ट आप चेक कीजिएगा, एक नेक्स्ट आपका आएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, वो आप डाल देंगे रिलैक्सेशन टाइम। अब क्वेश्चन ये बना रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो ध्यान है जब बीच में हम कर रहे थे v बराबर u प्लस ए टी, तो हमने कहा था ए की वैल्यू रख दी थी e अपॉन एम। टाइम मैंने कहा था आप टाउ ले लो, बाद में निपटेंगे, टाउ क्या होता है अलग से निपट लेंगे ना। टाउ इसलिए लिया था, ध्यान देखना, ये जो टाइम है ये आपका कौन सा टाइम था, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे चल रहा था। जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर पोजिशन दिखा दूँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता था, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ से यहाँ टकराता था बेचारा, फिर यहाँ से यहाँ टकराता था। मान चलो कहीं, क्या तूने ध्यान दिया, इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में कब चलता है, इन बिटवीन एनी टू कॉलिजन्स, किन्हीं भी दो कॉलिजन के बीच में ये आपका बड़े मज़े से चलता है। और यहीं u बराबर 0 और v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी आप कैलकुलेट करते हैं। यानी ये जो टाइम है इसी दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम है, और इस टाइम को एक ख़ास नाम दिया जाता है, ये टाइम कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्यों कहते हैं, रिलैक्स माने मालूम है शांति पूर्वक का, आराम से। क्यों, ध्यान से देखोगे यहाँ जाके टकरा गया है, तो टकराने के बीच में इतने पीरियड में वो रिलैक्स मोशन में है। तो जो रिलैक्स मोशन की स्टेट है वही है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल। और इसलिए आप चेक करें रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन ही है, क्या डेफिनेशन कहती है, ये आपसे कहती है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर। दो कॉलिजन जो हुए हैं उनके बीच का टाइम क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो लिख दो मजे से, रिलैक्सेशन टाइम में डेफिनेशन लिखी दो, द टाइम इंटरवल बिटवीन, लिख दें आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electrons with the positive ions in the metallic conductor is called relaxation time. और या फिर इसी का दूसरा एक छोटा सा नाम होता है मीन फ्री टाइम। फ्री टाइम फिर बताऊंगा, फ्री टाइम मतलब वो वाला टाइम नहीं जो तुम पूछते हो टाइम पास नहीं हो रहा। फ्री टाइम से मतलब है जितने बीच हो फ्रीली चल रहा है। हाँ नहीं बोले, अच्छा सर फ्री टाइम ठीक। और एक काम करेंगे, सवाल आएगा होगा कितना, ध्यान देखना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा है उन्हें। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द आया मीन फ्री पाथ, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा है उन्हें याद दिला दूंगा, या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में दोनों जगह आता है। गैसेस के लिए पढ़ा करते थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, उसमें आपको आप देखेंगे जो हमने पढ़ा है, मैं तो अपना याद दिला देता हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर उठाइएगा लास्ट का, उसमें आपको मिलेगा एक फ्री पाथ। और फ्री पाथ यही था कि इलेक्ट्रॉन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक टक्कर से लेके दूसरी टक्कर के बीच में जो चलते हैं ये फ्री पाथ कहलाता है। तो डिस्टेंस दिख रहा होगा, हमने क्या लिया है, मीन फ्री पाथ। अपॉन आप देखेंगे स्पीड क्या आई, आरएमएस। और आरएमएस स्पीड क्यों आई है इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा इस टाइप के मोशन में हम जो स्पीड लेते हैं उस स्पीड की याददाश्त ताज़ा करने के लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। ये कहलाया करती थी काइनेटिक गैस इक्वेशन, और इसका प्रूव आपने कर रखा है। इसकी हेल्प से हमने ग्राम्स, बॉयल, चार्ल्स, डाल्टन सारे लॉज प्रूव किए हुए हैं, और हम ही ने कर रखे हैं, इसलिए हमने कहा उन्हें याद आएगा। ऐसे लोगों को c² बार हुआ करता था, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n। ये क्या है आपका मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती थी, क्योंकि किसका मीन है, स्क्वायर्स का मीन है। और इसी के जस्ट नीचे आपकी कही जाती थी आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड होती थी रूट मीन, किसका मीन,
तो दिख रहा होगा स्क्वायर्स का। और एक महान बात है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, हाँ अंतर इतना हो सकता है केमिस्ट्री वाले सर ने सी की जगह वी लिया हो, दैट मे बी। नोटेशन कई बार अपने अपने हिसाब से लोग अलग अलग ले लेते हैं, अदरवाइज़ आपको यही मिलेगा। पढ़ा था किसी ने कि ये नहीं पढ़ा था? किसी की याददाश्त वापस आती है? सबकी गायब हो गई है? पढ़ी थी काइनेटिक गैस इक्वेशन, रजिस्टर रखा होगा, पलट के चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए आपको याद आएगा कि यहाँ जो हम स्पीड लेते हैं वो स्पीड नहीं होती, वो कौन सी स्पीड होती है? वो RMS होती है। दिखा दें अगले स्टेप में, टाउ इज इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ अपॉन RMS स्पीड या वेलोसिटी, जो भी आप लिखना चाहें। टाउ इज इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ अपॉन RMS स्पीड या वेलोसिटी, मैंने कहा जो आप लिखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस इसमें एक दिक्कत है, मैंने कहा था ये क्यों लिए, वो मैंने लास्ट ईयर से बता दिया 11th में था। अब अगर आपने 11th नहीं पढ़ा तो आपको याद रखिएगा भैया कितना होता है मीन फ्री पाथ अपॉन RMS स्पीड, वो आपके लिए याद रख सकते हैं आप, ठीक। चलें, क्या ये कंप्लीट कर दिया? हाँ है ना। आओ तो एक आध को छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। एक आपके पास आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है पहले बताओ, मुझे बताओ एक ज़रा चीज़ बताओ, मोबाइल माने क्या होता है भैया? है जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता हो वही मोबाइल है, आप सही कह रहे हैं, यही कहलाती है मोबाइल। मोबाइल मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हैं, है ना। इसलिए मोबाइल वैन होती हैं, मोबाइल हॉस्पिटल होते हैं, सही है ना। मोबिलिटी का मतलब यही है, आपने ध्यान दिया है किसी भी हमने कंडक्टर पर आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन चल पड़े। जब इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक तो फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन धड़ल्ले से चल पड़े और या धकेल धकेल के चलाने पड़े। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है किस बात का है? ये डिफरेंस मोबिलिटी का है। और ये डिफरेंस होता है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आप कहते हैं सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, आप कहते हैं कॉपर इज़ गुड कंडक्टर, और आयरन को आप इस श्रेणी में नहीं लेते। सारी मेटल्स हैं, चलो समझ में आ रहा होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग आता है, क्योंकि तीनों के इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अलग अलग है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। और यही है मोबिलिटी। क्या मोबिलिटी? कितनी फील्ड अप्लाई की और कितनी स्पीड बनी। मेरी बात समझ में आती है? देख लें, यही आपसे कहेगा म्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन ई, और V अपॉन ई यानी रेशियो ऑफ स्पीड या ड्रिफ्ट स्पीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जिसका मतलब क्या हुआ? कितनी फील्ड अप्लाई करने पर कितनी तेज़ी से आपका इलेक्ट्रॉन चला। अगर ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है मतलब बेहतर है, आपका मोबिलिटी ज़्यादा है, या आपका गुड कंडक्टर होगा। कर दें एक दो लाइन में डेफिनेशन। मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन is the ratio of drift speed to the applied electric field रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, चलो थोड़ा छोटा कर दूं ताकि कोने नहीं कटे, ऑफ ए चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। यह है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, किससे? टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना लिख के काम चला सकते हो। और नीचे आप क्या बता देंगे? म्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा? V अपॉन ई। क्या आपने इतना पढ़ लिया? हाँ ना बताएं। बढ़िया। अब इस टॉपिक के आगे हम बताएं, आपके पास होंगे कुछ क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके ड्रिफ्ट स्पीड और इनसे रिलेटेड हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं आज करा देता हूँ, फिर इन सारे क्वेश्चंस को हम अगले टर्न में लेंगे। मेरा अंदाज़ है शीट सभी के पास अब PDFs पहुँच गए होंगे, है ना। एक बार इन क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी और नोट्स बना लें। अगले टर्न में हम तमाम सारे क्वेश्चन लगातार एक के बाद एक करते हुए चले जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपके यहाँ पर सिंपल सा ले लेता हूँ, और क्वेश्चन करने की मैं बता दूंगा आज भी वही टेक्निक है जो हम 9th या 10th वाले को सिखाते थे। और कौन सी टेक्निक? क्वेश्चन को पढ़ के आप डाटा का कलेक्ट कर लें। क्या? देयर इज़ ए करंट ऑफ 40 एम्पियर, क्या दिया हुआ है मुझे बता सकते हो?
मेरी बात क्लियर हो? मैंने कहा यही एक ही तरीका है। इन ए वायर ऑफ 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया, इसका मतलब साफ तौर पे दिख रहा है आपको, दिया हुआ है एरिया और कितना दिया है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। दूसरा यहाँ जो ये 10⁻6 देखते हैं शीट में आपके प्रॉपर प्रिंट होते हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती, वो PDF फॉर्मेट है। करंट भी जैसे आपको दिए, मैंने कहा 40 एम्पियर, और जाओगे इफ़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, क्या आपने ध्यान दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको दिया है 10⁻29, और आपसे जानना चाह रहा है देन द ड्रिफ्ट स्पीड इज़, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल होगा, अगर क्वेश्चंस आपको करने हैं, चूँकि अगले टर्न में हम करने वाले हैं तो आप भी कर सकें, मैंने कहा दो ही चीज़ें मांगूंगा। नंबर 1, एक तो फिजिक्स पिछले टर्न्स की पढ़ी हो कि भैया ये मिल जाए, करंट का ऐसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब N थे कि M थे, और एरिया क्या था, और लास्ट काम क्या इनका करंट से कोई लेना देना है। ज़रा देखो क्या आपको V और IX का कोई रिलेशन मालूम है, ज़रा देखें। अभी आज ही निकाला होगा, देख लो पलट के, दिख जाए तो मुझे बताओ। I/NA। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सही जवाब है आपका। बस तो देखो याद में, तुम्हारा क्वेश्चन भी तो ख़त्म हो गया। अगर आपने जवाब दिया तो एक्चुअली मैं क्या कहूँगा, आपका क्वेश्चन ही एंड हो गया। नहीं देखा V = I/NA, इसलिए मैंने कहा फिजिक्स भैया जो पढ़ रहे हो हल्का सा याद हो, और याद नहीं हो तो मैंने कहा आप पलट लें। कई बार होता है फॉर्मूले में एकदम रटे नहीं होते, कन्फ्यूजन होता है I/NA ही था कि NA/I ही था, लेकिन उस टॉपिक को आप तुरंत 1 मिनट के अंदर सर्च कर पाएँ, बस रख दो, ख़त्म हो गई कहानी। अब तो कैलकुलेशन है ना, वो तो कर ही लोगे। 40/N कितना था, शायद 10⁻29, आपका A था 10⁻6, और E तो अपने को पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 होते हैं। जोड़ लो, 19 और 6 25 होंगे, 29 में से 25 जाएंगे, 4 बचेंगे, है ना, 4 ही बचेंगे। तो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। निकाल सकते हो आराम में, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है। अब इस टाइप क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे जनरली सिंपल। तो मैंने कहा अब ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अगले टर्न में तमाम सारे लेंगे। मैंने इसलिए ऐसा आपको बता दिया ताकि एक बार बेटा आप पढ़ के बैठेंगे। हम जब क्वेश्चंस में उतरे न्यूमेरिकल्स में तो आपके ये नहीं लगे बोले पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपको डाटा फुर्ती से समझ में आते हुए जाएँ, ठीक है ना। क्योंकि हम दिनों दिन देखोगे धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, स्पीड अप होते जाएंगे। और स्पीड अप होने का कारण ये नहीं है कि हम स्पीड अप हो रहे हैं, स्पीड अप होने बड़ा सीधा सा कारण ये है कि हम मान के चलते हैं कि अब जो पढ़ने वाला व्यक्ति उसे I/N/V/E क्या है क्या नहीं है, E की वैल्यू क्या है अब याद है, अब हमें बतानी नहीं है, अब उसे याद है, इसलिए हम धीरे धीरे स्पीड अप होते आते हैं। ठीक है, चलो आज यहीं विराम ले लेते हैं। कल अगले टर्न पे इसको ख़त्म करके सीधे हम पहुँचेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर। और कोई किसी की क्वेरी हो तो मुझे बताओ, किसी को कुछ पूछना हो। बोलो बालको, किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन। अमन सिंह।